हेलो फ्रेंड्स, आपका एमपीपीएससी विज़न में स्वागत है। आज से हम एमपी जीके के बारे में रोज़ कुछ ना कुछ नई बातें जानेंगे। ठीक है, एमपी जीके के बारे में जानेंगे। एमपी जीके में हम मध्य प्रदेश से सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एमपी बना कैसे। आज जो हमें एमपी दिखता है वो एमपी बना कैसे। तो मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो जानेंगे। उसमें हम एंशिएंट वाले पार्ट भी देखेंगे, मेडिवल वाला पार्ट भी देखेंगे और मॉडर्न वाला भी पार्ट देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी डायनेस्टी रूल की थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम उसे बहुत डिटेल्ड में देखेंगे और जो मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल वाला पार्ट है वो एमपी हिस्ट्री में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ एमपी। ठीक है, एमपी का जो एंशिएंट पॉलिटिकल स्टेटस था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसमें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स हमें और एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट देखने को मिलता है। उसका एविडेंस हमें मिलता है भीमबेटका से मिलता है, आदमगढ़ की गुफाओं से मिलता है, आदमगढ़ केव से मिलता है। तो हमें उससे ये पता चलता है कि हाँ, एंशिएंट के टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। फिर उसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं तो इवन प्री हिस्टोरिक टाइप इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी एविडेंस हमें मिलते हैं। हथनौरा, कायथा, यहाँ के हमें एविडेंस से पता चलता है कि हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी यहाँ पे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो महाजनपदा पीरियड में अवनी और चेदी, ये दोनों जगह पे क्या कहते हैं, महाजनपद होते हैं। अवनी जो एट प्रेजेंट पे, अवंती एट प्रेजेंट जो कि उज्जैन है। ठीक है, और चेदी वो एरिया जो कि बुंदेलखंड वाला एरिया है, जो कि अपन आगे देखेंगे कि बुंदेलखंड रीजन कौन सा कहलाता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि महाजनपदा कितने हैं। तो एमपी में महाजनपदा 2 हैं, एक अवंती और एक चेदी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है, नंद डायनेस्टी आती है, मौर्य डायनेस्टी आती है। तो मौर्य डायनेस्टी वो डायनेस्टी है जहाँ पे अशोका रूल करते हैं। सांची स्तूप सबको पता है, सांची स्तूप को अशोका ने बनवाया था, जिससे हमें मौर्य डायनेस्टी के एविडेंस मिलते हैं। मेडिवल टाइम में मुस्लिम किंगडम्स हमें देखने को मिलती है, मालवा में, निमाड़ में फारूकी डायनेस्टी होती है। ठीक है, तो जिस तरीके से मेडिवल के टाइम पे इंडिया में मुस्लिम डायनेस्टी बढ़ रही थी, उसी तरीके से हमारे एमपी में भी मुस्लिम किंगडम्स बढ़ रही थी। गौड़ किंगडम हमें देखने को मिलती है मंडला में। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न एरास में हमें देखने को मिलती हैं बघेल, बुंदेलास, सिंधिया और होलकर्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये डायनेस्टी हमारे एमपी में था, जो कि मैंने आपको बताया है। इनके बारे में डिटेल हम जो है वो एमपी जीके में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1853 में ब्रिटिश ने साउथ ईस्ट एमपी वो वाला एमपी जिसका कैपिटल नागपुर था, उसको एनेक्स कर लिया था। तो जब उसको एनेक्स किया था तो पूरा छत्तीसगढ़, नागपुर और हमारा साउथ ईस्ट वाला पूरा एमपी जो है, एट प्रेजेंट का जो साउथ ईस्ट एरिया है, वो पूरा कैप्चर कर लिया था। बाद में 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, फिर 1903 में बरार प्रोविंस बनाता है और उसी के साथ सेंट्रल और बरार प्रोविंस को मर्ज कर दिया जाता है। उस टाइम पे भोपाल जो था वो इंडिपेंडेंट स्टेट था, और आफ्टर ब्रिटिश आने के बाद ही नहीं, जब तक इंडिपेंडेंस हमें मिला नहीं तब तक भोपाल जो था वो इंडिपेंडेंट था। ये बहुत अच्छी डायनेस्टी थी जिसको हम बहुत डिटेल में एमपी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में होता क्या है, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। 4 पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया जाता है तो कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ब्रिटिश जो है वो डायरेक्टली रूल करती है। पार्ट बी वो एरिया होता है जहाँ पे ब्रिटिश जो है वो इनडायरेक्टली रूल करती है, जैसे सिंधिया और होलकर्स, यहाँ पे गवर्नर्स उन्होंने बैठा के रखे थे। ठीक है, पार्ट सी जो थी
कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट थे, कुछ स्मॉल स्टेट थे, कुछ प्रिंसली स्टेट थे और कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पे कमिश्नर रूल कर रहे थे। ठीक है, पार्ट डी जो था वो आइलैंड एरिया था। आइलैंड में हम किसकी बात करें, अंडमान निकोबार, ठीक है, और लक्षद्वीप, ये दोनों एरिया जो थे वो पार्ट डी में थे। अब हमारे एमपी में होता क्या है कि पार्ट ए जो है वो तो मिलेगा, पार्ट बी भी मिलेगा और पार्ट सी भी मिलेगा, लेकिन पार्ट डी नहीं मिलेगा। उसका रीज़न क्या है, पार्ट डी ना मिलने का रीज़न क्या है, पार्ट डी ना मिलने का रीज़न क्या है कि हमारा एमपी जो है वो लैंड लॉक्ड है। तो लैंड लॉक्ड की वजह से हमें पार्ट डी देखने को नहीं मिलता है। आगे देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्ट वे था, वो एरिया था जो डायरेक्टली ब्रिटिश ने उसे रूल किया था। ठीक है, जिसका नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रखा गया था, जो कि आपको मैंने बताया कि 1903 में ये मर्ज कर दिया गया था, अलग अलग बनाया गया था, लेकिन 1903 में मर्ज कर दिया गया था। अब देख लेते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाला एरिया कौन सा था। तो मैप में हम देखते हैं, तो ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाला एरिया था। ठीक है, साउथ ईस्टर्न पूरा छत्तीसगढ़ और साउथ ईस्ट एमपी पूरा था। इवन नागपुर वाला एरिया भी इसी में आता था और कुछ हैदराबाद के पार्ट्स भी आते थे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे महाकौशल, छत्तीसगढ़, ये एरिया पूरा ऐड किया गया था। ऐड करने के साथ ही यहाँ पे 22 डिस्ट्रिक्ट्स और 5 डिवीजन्स बनाए गए थे। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कौन बना था, नागपुर। तो आपको ये लर्न करना है कि पार्ट ए का कैपिटल क्या है, नागपुर है। कौन सा एरिया था, पार्ट ए किसे कहा जाता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रविशंकर शुक्ल हैं और गवर्नर कौन बने थे, ई राघवेंद्र राव। तो आप ये लर्न कर लीजिएगा कि पार्ट ए के चीफ मिनिस्टर कौन थे और गवर्नर कौन थे। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश था। इसके आगे देखते हैं, ये आप मैप देख ही चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी जो है वो इनडायरेक्टली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्ट बी वो स्टेट्स थे जो इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल करते थे। तो इसमें मालवा यूनियन था और मध्य प्रांत था। तो मालवा यूनियन और मध्य प्रांत वाला एरिया देख लेते हैं कौन सा आता है, ये ग्वालियर वाला एरिया मध्य प्रांत। यहाँ पे कौन रूल करता था, सिंधिया। इंदौर, ये मालवा रीजन आता है। यहाँ पे कौन रूल करता था, होलकर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 26 किंगडम मतलब 26 रियासतें मर्ज हुई थी और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, 16 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया था। यहाँ का कैपिटल कौन बना था, ग्वालियर बना था, विंटर कैपिटल, और इंदौर जो था वो समर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे 2 कैपिटल बनाने का रीज़न ये था, पॉलिटिकल रीज़न था इसको। उसका रीज़न ये था कि दोनों, सिंधिया हो चाहे होलकर हो, दोनों उतने ही पावरफुल थे। इसलिए वो दोनों को सेटिस्फाइड करने के लिए, उस टाइम पे दोनों को मनाने के लिए, इक्वली रखने के लिए इन दोनों को कैपिटल बनाया। नेक्स्ट, यहाँ का राज प्रमुख कौन बना था, जियाजी सिंधिया। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिंधिया में कौन किंग था, जियाजी सिंधिया। ठीक है, उपराज प्रमुख किन्हें बनाया जाता है, यशवंत राव होलकर। मतलब इंडिपेंडेंट के टाइम पे होलकर डायनेस्टी में कौन किंग था, यशवंत राव होलकर। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो तखतमल जैन। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं कि ये मैप क्या था, कौन सा एरिया लाई करता था, ग्वालियर और इंदौर वाला पूरा एरिया लाई करता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट सी के। पार्ट सी में मैंने जैसा कि आपको बताया कि कमिश्नर जहाँ रूल करते थे, कुछ प्रिंसली स्टेट थे और कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट थे। तो यहाँ पे पहले विंध्य प्रदेश में 2 स्टेट लाई करते थे, बुंदेलखंड वाला एरिया और बघेलखंड वाला एरिया। और भोपाल स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट था, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी वो इंडिपेंडेंट था कुछ दिनों तक। और आपको मैंने ये बताया था ये इंडिपेंडेंट था इस वजह से ये उस टाइम पे मर्ज नहीं हुआ जिस टाइम पे हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। जो पार्ट ए और पार्ट बी थे वो डायरेक्टली मर्ज हो गए थे इंडिया में, क्योंकि वो उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिश जो थी वो रूल कर रही थी इस वजह से। लेकिन विंध्य प्रदेश की बात करें तो विंध्य प्रदेश जो था वो 1948 में
12 मार्च 1948 में 35 प्रिंसली स्टेट के साथ मर्ज होता है। ठीक है, तो कैपिटल, यहाँ की कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल जो है वो रीवा बनती है। ये आप देख लीजिएगा, ये बघेलखंड वाला एरिया है, ये बुंदेलखंड वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ के राज प्रमुख कौन होते हैं? मार्तंड सिंह देव। मतलब रीवा रियासत के विंध्य प्रदेश के किंग कौन थे जब हम इंडिपेंडेंट हुए? मार्तंड सिंह देव। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि विंध्य प्रदेश के किंग कौन थे जब हम इंडिपेंडेंट हुए? तो मार्तंड सिंह देव। और विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख कौन थे? मार्तंड सिंह देव। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन थे? शंभुनाथ शुक्ला। तो ये आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे हम बढ़ते हैं भोपाल स्टेट के बारे में। भोपाल स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भोपाल स्टेट इंडिपेंडेंट रहता है और बाद में वो 1949 में मर्ज होता है इंडिया के साथ। तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता क्या है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं ये सारा कुछ मर्ज हो जाता है 1950 तक। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बन जाते हैं, पार्ट डी बन जाते हैं। पूरा इंडिया इसी तरीके से वर्क करने लग जाता है। लेकिन इंडिया के अलग अलग स्टेट से ये डिमांड उठने लग जाती है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे वह यहाँ के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन हो। उसका रीज़न उनके दिमाग में ये होता है कि यदि मैंने ऐसा कर दिया तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। और डिस्क्रिमिनेशन जो वो ब्रिटिश एरा में झेल कर आ रहे थे वो नहीं चाहते थे कि आगे भी वो चीज़ फॉलो अप हो। लेकिन होता क्या है कि साउथ में हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हो जाती है और 53 डेज़ के बाद वहाँ पे एक इंसान होते हैं पोट्टी रमैया, उनकी डेथ हो जाती है। और उनके डेथ के बाद पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स फैल जाती है और बहुत ज़्यादा विरोध होने लग जाता है जवाहरलाल नेहरू का। तो वो एक कमीशन का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम होता है फजल अली कमीशन, जो कि अपनी रिपोर्ट 29 दिसंबर 1953 को प्रेजेंट करती है। और उसकी प्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है। अब 14 स्टेट्स में हमारा एक कौन होता है? एमपी। अब एमपी का फॉर्म होता है, एमपी 1 नवंबर 1956 को फॉर्म होता है। तो ये आप बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा कि एमपी का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ? 43 डिस्ट्रिक्ट्स। ये दोनों डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत कॉमन डाटा है और आपको ये बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि 43 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कहाँ कहाँ से ली जाती है। 17 डिस्ट्रिक्ट महाकौशल, विंध्य प्रदेश से 18 डिस्ट्रिक्ट, मध्य भारत से 16 डिस्ट्रिक्ट, भोपाल और सिरोंज ऑफ कोटा जो है वो लिया जाता है। ठीक है, भोपाल स्टेट और सिरोंज ऑफ कोटा। ठीक है, अब हम देखेंगे, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि एमपी जो है वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। दूसरा, जब हम फॉर्म हुए तब हमारे पास 43 डिस्ट्रिक्ट थी, प्लस छत्तीसगढ़ भी हमारे पास था। लेकिन एट प्रेजेंट जब हम 2021 की बात कर रहे हैं तब हमारे पास 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब 52 डिस्ट्रिक्ट्स में 43 से हम 52 की तरफ कैसे बढ़े ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि छत्तीसगढ़ को क्यों अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग करने के पीछे रीजंस क्या थे, जो अलग अलग एरिया था वो मुंबई को क्यों दे दिया गया, राजस्थान को क्यों दे दिया गया, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और 2021 तक हम पहुँचेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ, क्या ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए कि एमपी 1 नवंबर 1956 को फॉर्म हुआ था और एमपी सेलिब्रेट करता है अपना फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।